दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के इकाई 2 की स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर की। जो टॉपिक का नाम है नर्सरी का प्रबंधन, नर्सरी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पौधारोपण सामग्री की जड़ें या बीज के अंकुरण बेहतर तरीके से अनुकूल बढ़ती परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं। बीज एक नर्सरी में प्रभावी ढंग से अंकुरित होते हैं और रोपाई क्षेत्र में बेहतर तरीके से पनपते हैं। नर्सरी में पौधे के अंकुरित होने और अपनी जगह पर पनपने के लिए आवश्यक अवधि का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और खेत को तैयार करने में या पिछली फसल की कटाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे फसल जल्दी पकती है। फूलों की फसलें ज़्यादातर बीज है ना, बीज से कटिंग, गुटी और ग्राफ्टिंग द्वारा उगाई जाती है। तो स्पेशली आप ध्यान रखिए कि फूलों की खेती फसलें ज़्यादातर बीज, कटिंग, गुटी और ग्राफ्टिंग द्वारा उगाई जाती है। और वानस्पतिक रूप से बढ़ने वाली फसलों में जड़, स्टॉक को बीज या कलम द्वारा उगाया जाता है। इन सभी को देखभाल की आवश्यकता होती है और अच्छी देखरेख में नर्सरी में इसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। एक नर्सरी को आवश्यक स्थान पर अल्पावधि के लिए स्थापित किया जा सकता है ताकि सभी पौधारोपण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसे एक अस्थायी नर्सरी कहते हैं। अगर आपसे पूछा है कि अस्थायी नर्सरी किसे बोलते हैं तो इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि एक नर्सरी को आवश्यक स्थान पर अल्पावधि के लिए स्थापित किया जा सकता है ताकि सभी पौधारोपण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसे एक अस्थायी नर्सरी कहा जाता है जो कि विशेष परियोजनाओं के लिए लक्ष्य उन्मुख है। फिर आता है वाणिज्यिक नर्सरियों को उच्च लाभ मार्जिन के साथ पौधारोपण सामग्री बेचने के लक्ष्य साथ उगाया जाता है। इस तरह की नर्सरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान है जहां गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्री तैयार की जाती है। एक नर्सरी में लगभग सभी आवश्यक कृषि आदानों की आवश्यकता होती है। एक आदर्श नर्सरी में गुणवत्तापूर्ण मीडिया, कुशल श्रम और विशेष नर्सरी संरचनाएं होती है। ठीक है, तो आप इतना देखिए, फिर आगे हम अब इसमें करते हैं। अब देखते हैं हम पौधारोपण और इसके रखरखाव, प्रजनन और उत्पाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है। इसमें जो पौधारोपण, इसके रखरखाव, प्रजनन, उत्पादकता या मात्र पौधों में रखरखाव, विभिन्न खेती की आवश्यकता और विशेष नर्सरी उपकरण, उनके रखरखाव, फसल सुरक्षा उपायों आदि के लिए भूमि को तैयार करना शामिल है। सबसे पहला है आपका नर्सरी और इसका महत्व। नर्सरी का महत्व, बेहतर देखभाल और प्रबंधन के कारण छोटे और महंगे हाइब्रिड बीजों का अपव्यय काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, क्योंकि बेहतर देखभाल से ही तो प्रबंधन के कारण छोटे और महंगे हाइब्रिड बीजों का अपव्यय काफ़ी कम हो जाता है। पहला ये हो जाएगा महत्व। दूसरा, तुलनात्मक रूप से छोटी जगह में आदर्श स्थिति प्रदान करके अंकुरण प्रतिशत में सुधार किया जा सकता है। फिर आता है नर्सरी क्षेत्र छोटा होने के कारण कम से कम देखभाल, लागत और रख रखाव के साथ रोपाई का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बहुत कम वृद्धि वाले फूलों को पहले नर्सरी में उन्हें तैयार किए बिना विकसित करना मुश्किल है। फिर आता है रोपाई के लिए नर्सरी में मजबूत और स्वस्थ पौधे का चयन करके बेहतर उत्तरजीविता के अवसरों के माध्यम से मुख्य खेत में फसल का बेहतर और समान विकास प्राप्त किया जा सकता है। ये भी आप कर सकते हैं। फिर आता है बीजों से पौधे पहले से तैयार करने से मुख्य खेत में फसल की उगाने की अवधि कम से कम 1 माह कम हो जाती है, जिससे मुख्य खेत की भूमि और श्रम की बचत होती है और पिछली फसल की कटाई के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। फिर आता है एक नर्सरी में कीटों, रोगों और खरपतवार का नियंत्रण आसान है। नर्सरी उगाने से अर्धकुशल, कुशल और अकुशल मानव संसाधनों को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान किया जा सकते हैं। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट से बहुत है महत्व। फिर आता है नर्सरी के प्रकार। तो सबसे पहला है आपका, ठीक है, आप ये भी इसको कर लीजिएगा। नर्सरी का उपयोग अवधि, पौधे की उपज, संरचना के आधार पर किया जाता है। अवधि के आधार पर अस्थायी नर्सरी, इस प्रकार की नर्सरी एक विशेष मौसम में भूमि निर्माण, वन, पहाड़ी क्षेत्रों या प्राकृतिक उद्यान में परियोजनाओं के लिए स्थापित की जाती है। तो ये अस्थायी नर्सरी होती है जो आप कहाँ कहाँ करते हैं, अब वन में, पहाड़ियों में, पहाड़ी क्षेत्रों या फिर प्राकृतिक उद्यान या गार्डन वगैरह में भी करते हैं। इसे बोलते हैं अस्थायी नर्सरी। और इसे नर्सरी ऑन साइट भी कहा जा सकता है। क्या कहेंगे, नर्सरी ऑन साइट भी कहा जा सकता है। मतलब अस्थायी नर्सरी को हम क्या बोलेंगे, नर्सरी ऑन साइट।
जैसे कि नाम से संकेत मिलता है कि यह छोटी अवधि के लिए या लक्षित परियोजनाओं को पूरा होने तक मौजूद रहती है। अस्थायी नर्सरी से भूमि निर्माण की मौसमी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। एक अस्थायी नर्सरी में उत्पादित अंकुर लक्ष्य के अनुसार और पूरी तरह से उपयोग किए जाते हैं तथा ये किसी भी प्रकार की बिक्री के लिए नहीं होते हैं। बीजों को केवल एक मौसम के लिए उगाया जाता है और जैसे ही पौधे का प्रत्यारोपण किया जाता है नर्सरी की भूमिका समाप्त हो जाती है। प्रत्यारोपण के वहाँ से निकल के दूसरी जगह पर स्थापित कर देना, इसलिए इसे मौसमी नर्सरी भी कहा जा सकता है। एक अस्थायी नर्सरी के कुछ अंतर्निहित नुकसान के साथ कई फायदे भी है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ अगर उसको फायदा होगा तो आपको नुकसान भी होगा ही सही। तो ऐसी नर्सरी में प्रारंभिक निवेश बहुत कम है, इससे परिवहन के खर्च को समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले परिवहन की लागत कम हो जाती है, यह आपका फ़ायदा है। फिर दूसरा फायदा है रोपाई के लिए संक्रमणकालीन आघात ट्रांजिशन शॉक बहुत कम हो जाता है। तीसरा है ये आप लगाते रहें, ये दूसरा है। जो दूसरा क्या है, सबसे पहले परिवहन की लागत कम हो जाती है। फिर अतिरिक्त मूल संरचना के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, ये तीसरा हो गया। तैयार पौधे जरूरत के अनुसार है और पूरी तरह से उपयोग किए जाते हैं और मृत्यु दर के कारण रोपाई का अपव्यय कम से कम रहता है। फिर अगला आता है स्थायी नर्सरी। इन नर्सरी, ये अपन ने अभी अस्थायी की बात की, अब हम स्थायी नर्सरी की बात। इन नर्सरियों की स्थापना पौधारोपण सामग्री की आपूर्ति करने की दृष्टि से की जाती है, जहाँ भी आवश्यकता होती है, जैसा कि नाम से संकेत मिलता है। इसमें सभी आवश्यक इनपुट की उपलब्धता के साथ एक स्थायी मूल संरचना शामिल है। स्थायी नर्सरी को वाणिज्यिक नर्सरी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? वाणिज्यिक नर्सरी, जहाँ बिक्री हेतु गुणवत्ता वाले पौधारोपण सामग्री का उत्पादन किया जाता है। नर्सरी की प्रतिष्ठा उत्पादित गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री पर निर्भर करती है। अब आपकी जो स्थायी नर्सरी होती है उसकी कौन कौन से, तो स्थायी नर्सरी में कार्यालय, स्टोर, मदर ब्लॉक, नर्सरी बेड, संरक्षित संरचनाएं, सिंचाई के स्रोत, बिजली, परिवहन सुविधाएं, पैकिंग यार्ड, खाद, मवेशी और मशीनरी शेड शामिल होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें बिक्री और खरीद, पिछली जानकारी और मात्र पौधों का रिकॉर्ड और उत्पादित पौधारोपण सामग्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें स्थायी रूप से कुशल श्रमिकों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी देखरेख की बड़े स्तर पर आवश्यकता होती है। पौधों की खेती और प्रसार हेतु आवश्यक टूल्स तथा रसायनों और उपकरण जो पौधारोपण सामग्री के उत्थान और विकास के लिए आवश्यक है, उनका मुख्य महत्व है। ये भी कर लीजिएगा। यह एक व्यक्तिगत उद्यम है और मालिक के लिए आय के एक लाभदायक स्रोत के रूप में कार्य करता है। स्थायी नर्सरी के लिए एक नियोजित रूपरेखा और प्रबंधन की आवश्यकता होती है और प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता अधिक है। फिर आता है आपकी इस पर टिप्पणियाँ क्या क्या, तो उत्पादित पौधों के प्रकार के आधार पर, अगर उत्पादित पौधों के प्रकार के आधार पर यानी जो हमने उगाए हैं, जो पौधे उगे उनके अनुसार करें बात, तो सजावटी नर्सरी सबसे पहले। अब सजावटी नर्सरी की बात करते हैं ना, तो सजावटी पौधों के अंकुर, जड़ स्टॉक और कलम सामग्री को उगाया जाता है और आगे उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। इस नर्सरी में सजावटी पौधों के मदर ब्लॉक शामिल है, जो गुटी की आयु, कली बनने और ग्राफ्टिंग में कलम की सामग्री के रूप में काम करते हैं। रेंज की गई नर्सरी और फ्लैट बेड में सजावटी पौधों के अलग अलग वार्षिक 12 मासी पौधों के स्टॉक और जड़ों के अंकुरण रखे जाते हैं। नर्सरी के अलग अलग ब्लॉक में बल्ब और कंद फसलों के वनस्पति और प्रजनन चरण रखे जाते हैं। अलग अलग आरोहियों और ऊपर चढ़ने वाले पौधों की कटिंग अलग अलग रूटीन के लिए लगाई जाती है। सजावटी नर्सरी में कई घर के अंदर और बाहरी कमरों में लगाने वाले पौधे भी है। कटे हुए फूल और खुले फूलों की रोपाई के ब्लॉक, मौसमी बोनसाई, आरोहियों और लताओं को अलग अलग तरीके से प्रबंधित किया जाता है। फिर आता है सब्जियों की। अभी हमने सजावटी नर्सरी की बात करी, अब हम सब्जियों की नर्सरी की बात करते हैं। इस नर्सरी में रोपण सामग्री जैसे सभी सब्जियों के पौधे, जड़, कलम, जैसे शतावरी, शकरकंद हो गया, फिर राइजोम, अदरक हो गया, और कंद में आलू। ये आपसे पूछा जाता है कि कंद में कौन आता है, तो आलू आता है। राइजोम में कौन आता है, अदरक आता है। और अगर जड़ कलम की बात करें तो शतावरी या शकरकंद आता है। तो आपको इनके हिसाब से ये भी याद रखना चाहिए। जैसे बल्ब होता है तो बल्ब में आपका प्याज और लहसुन आता है, क्योंकि बल्ब समाज से प्राप्त बीज के बीजों को बीज के प्रयोजनों के लिए उगाया जाता है और संरक्षित किया जाता है। ये मोस्ट टाइम भी आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता फलों के पौधे की नर्सरी। इस नर्सरी में रूट स्टॉक, अंकुरित पौधों, ग्राफ्ट, गुटी और फलों के पेड़ों की कटिंग को लगाया जाता है और आगे उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। इस नर्सरी में अलग अलग फलों की फसलों के मदर ब्लॉक होते हैं, जिनका उपयोग कलम की सामग्री के रूप में किया जाता है।
वन नर्सरी वनों में लगाए गए सामाजिक वानिकी में उपयोग किए जाने वाले पेड़ों और आरोही पौधों की विभिन्न प्रजातियां ज़्यादातर बीजों और प्रवर्धित की जाती है। ठीक है, बीजों द्वारा प्रवर्धित की जाती है। और बड़े वृक्षों जैसे मरगोसा, गुलमोहर, अमलतास, कंचन, इमली, आंवला, प्रोसोफिस, ओक, यूकेलिप्टस आदि के बीज आमतौर पर वन नर्सरी में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका नर्सरी में प्रयुक्त संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड इन नर्सरी। खाली क्षेत्र में नर्सरी, तो ये नर्सरी बिना किसी स्थायी संरचना के खुले खेतों में स्थापित की जाती है। आमतौर पर उठाए गए समतल या धसे हुए बीज बेड तैयार है और ये प्राकृतिक वातावरणीय परिस्थितियों की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले हाईटेक नर्सरी आती है, तो संरक्षित संरचनाओं के तहत स्थापित ऐसी नर्सरी को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और फूस की छत, जिसे बोलते हैं हाईटेक रूप उसके लिए, तो इस प्रकार की नर्सरी में नर्सरी बेड के ऊपर फूस की छत का निर्माण किया जाता है। यह अत्यधिक हवा, बारिश, तापमान या तेज धूप आदि से होने वाले नुकसान से रोपाई को बचाता है। यह कम खर्चीला है लेकिन बहुत प्रभावी है। तो ये छत, फूस की छत पूछते हैं आपसे। उसके बाद आता है शेड नेट। इस तरह की नर्सरी को शेड नेट हाउस के तहत उगाया जाता है। फसल की आवश्यकता के आधार पर अलग अलग मात्रा में छाया देने हेतु विभिन्न रंगों के शेड नेट और जाल में इसके आकार को सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। ये शेड नेट आ जाता है। फिर आता है पॉली टनल। टनल बनाने हेतु खाली क्षेत्र में नर्सरी को प्लास्टिक सामग्री के साथ कवर किया गया है। यह एक छोटी संरचना है जो ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव पैदा करती है। बहुत महंगा नहीं होने के अलावा इसका निर्माण और अलग करके रखना आसान है। इसमें अंकुरण को ठंड, हवा, तूफान, बारिश और पाला से सुरक्षा मिलती है और संशोधित परिस्थितियों के कारण बेहतर अंकुरण और पौधे का विकास अच्छी तरह से होता है। फिर आता है ग्रीन पॉली हाउस, जो मोस्टली आपने देखा ही होगा। यह पॉलीफिल्म या शेड नेट के साथ बनी एक फ्रेम कवर संरचना है ताकि पौधों को आंशिक या पूरी तरह से संशोधित पर्यावरण के तहत उगाया जा सके। इस तरह की संरचना पर्याप्त वेंटिलेशन, हवा के आने जाने की सुविधा तथा प्रदान की जाती है तथा इसमें तापमान और आर्द्रता नियंत्रित करने वाले युक्तियाँ हो सकती है। अंकुरों को उगाए गए बेड पर या प्लग ट्रे में संरचना के अंदर रखा जाता है, जिसका उपयोग पौधे और उत्तक संवर्धन वाले पौधों को सख्त करने हेतु किया जाता है। फिर आता है नर्सरी इनपुट। पादप वृद्धि विनियामक यानी कि पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआरएस, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआरएस। यह पोषक तत्वों के अलावा एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये याद रखिएगा कि पीजीआरएस क्या है, तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और जो कम मात्रा में डाला जाता है, विकास को बढ़ावा देने या बाधित करने में सक्षम होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फूलों के पौधों के फूलने, बढ़ने और उपज में हेरफेर करने हेतु पादप विकास नियामकों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। अब पादप वृद्धि विनियामक के वर्ग। पादप विकास नियामकों में से कुछ इस प्रकार है, जैसे सबसे पहले ऑक्सिन्स, ये हार्मोन्स की बात करते हैं ना, क्योंकि अगर पूछे कि पादप हार्मोन कौन कौन से, तो आपको यही करना है। सबसे पहला आता है आपका ऑक्सिन्स। एक पौधे में स्टेम और जड़ के एपिकल भाग में यानी सबसे ऊपरी भाग में, एपिकल भाग में ऑक्सिन्स को संश्लेषित किया जाता है। ऑक्सिन्स कोशिका वृद्धि के माध्यम से विकास को नियंत्रित करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऑक्सिन जो होता है वो कोशिका वृद्धि के माध्यम से विकास को नियंत्रित करता है और विकास संबंधित प्रतिक्रियाओं जैसे कि एपिकल के बढ़ने को प्रभावित करता है। यानी कि पौधे की जो हाइट बढ़ती है वो इसी के द्वारा, ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही बढ़ती है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड IBA, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड NA या फिर 2,4-डाइक्लोरोफेनो एसिटिक एसिड या ऑक्सिन, इसके कुछ उदाहरण है। फिर सेकेंड आ जाता है आपका साइटोकाइनेंस। अब साइटोकाइनेंस ये सेकेंड वाला है ना, ये आपका ऑक्सिन फर्स्ट था। पौधों में एमिनो एसिड के परिवहन में मदद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो साइटोकाइनेंस होते हैं वो पौधों में एमिनो एसिड के परिवहन में मदद करते हैं। ये कोशिका विभाजन और उम्र में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। फिर आता है आपका तीसरा जिबरेलिन। वे पौधे के अंकुरण में कोशिका विभाजन और बढ़ने को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, GA3, क्या लिखेंगे, GA3। फिर नेक्स्ट आता है एथिलीन। यह आजकल बाजार में उपलब्ध है, आप पौधों की वृद्धि के लिए इसी का यूज़ करते हैं मोस्टली। फिर आता है एथिलीन। यह एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है और एक पकाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एथेफोन, एथरेल।
फिर आता है आपका पांचवा एब्सिसिक एसिड। अगर आपसे पूछे कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ऑक्सिन बताना है, साइटोकाइनेस बताना है, जिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। यह आमतौर पर विकास अवरोधक के रूप में जाना जाता है। विकास अवरोध या कमी पर इसके प्रभाव के कारण यह पौधे की चयापचय गतिविधियों अर्थात पत्ती की अनुपस्थिति, पर्यावरणीय तनाव की प्रतिक्रिया और फल पकने में शामिल है। फिर आता है पीजीआर के अनुप्रयोग। अभी हमने देखा था पीजीआरएस, तो इसके अनुप्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ रेगुलेटर बहुत कम सांद्रता में अर्थात प्रति मिलियन भागों में डाला जाता है। पीपीएम यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम 1 ppm घोल बनाया जा सकता है। दूसरा आता है पीजीआर का गठन। विकास नियामकों को पाउडर के रूप में या पेस्ट के रूप में या स्प्रे घोल के रूप में लगाया जा सकता है। अब आपके कुछ एक टेबल दे रखी है, आप इसको देख लेते हैं कि फूलों की फसलों में पादप वृद्धि नियामक अनुप्रयोग। तो पीजीआर फसल, फिर सांद्रता, फिर क्रियाविधि। सबसे पहले आपको हार्मोन दिया गया है ऑक्सिन, ठीक है। तो इसमें ये किस किस के लिए, तो डहेलिया, ऑर्किड, गुल मेहंदी, बोगेनविलिया आदि के लिए, ठीक है। और ये आता है सांद्रता 100 से अधिक, फिर फूल देर से आना। फिर आर्किड आता है 500, जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर गुल मेहंदी शूट या तने की लंबाई बढ़ाता है। बोगेनविलिया यानी कि आईबी तो 1000 से 3000 जड़ को बढ़ावा देता है। फिर 2,4-D गुलमोहर 8000 से 12000 इसकी सांद्रता होती है और जड़ की शुरुआत को दर्शाता है, ठीक है। इस टाइप से सारे आपको दे रखे। फिर साइटोकाइनेस तो आर्किड होता है, ये 500 सांद्रता होती है इसकी और शूट या तने के विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटीथ्रेंस यानी कि GA3 एंटीथ्रेंस 25 जल्दी फूल आने का संकेत देता है। गुलदाउदी जो होता है इसकी सांद्रता 100 से 400 होती है और पौधे की ऊंचाई, इंटरनोडल्स लंबाई और फूलों की डंठल की लंबाई, ठीक है। फिर आ जाता है डहेलिया, डंठल की लंबाई बढ़ जाती है। फिर ग्लेडियोल फूल और वजन को बढ़ावा देता है। पेटूनिया, जो पेटूनिया होता है कंद की पैदावार में सुधार करता है। फिर गुलाब आ जाता है, तो ये अंकुरण प्रतिशत में सुधार करता है। फूल स्टेम की लंबाई और गुणवत्ता में, तो ये सारे आपके, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, स्पेशली आपको ऑक्सिन का पता होना चाहिए, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये स्पेशली दो तो आपको याद होने चाहिए। बाकी एक एथेनल आ जाता है, एक ये आ जाता है आपका बेजल, ठीक है, बेंजल D9। हाँ, तो क्रिसेंथेमस 600 से 1000 इसका सांद्रता होती है और अगर क्रियाविधि की बात करें तो एपिकल के प्रभुत्व को खत्म करता है, ये आ जाता है। अब इसमें क्रियाविधि ये आप इसको लेवल पर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें और पढ़ें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगी और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड इसका जो सत्र, अभी हमने इसका सत्र फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, नर्सरी प्रबंधन का सत्र फर्स्ट पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सत्र सेकेंड को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।